स्वागत है आपका ब्रेन एजुकेशन फिजिक्स चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था कि 1 डायमेंशन में क्या है कि एक आने वाली बॉडी है और यहाँ एक बॉडी दूसरी है जो चल रही हो सकती है या रेस्ट में भी हो सकती है। ये बॉडी इससे जाके टकराती है और देन फिर ये दोनों स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ जाती हैं। 2 डायमेंशन में क्या होगा, जैसे जनरली हम देखते हैं कि सपोज़ करो ये एक बॉडी है, इसका मास है m1 और ये दूसरी बॉडी है, इसका मास है m2। ये u1 वेलोसिटी से चल रही थी और ये u2 वेलोसिटी से चल रही थी या रेस्ट में थी, आप कुछ भी मान सकते हो। अगर रेस्ट में मान रहे हो तो हमारा u2 कैसा हो जाएगा, 0। ठीक है, तो हम इसे अभी रेस्ट में मान लेते हैं। तो m1 u1 वेलोसिटी से जब आगे बढ़ती है, आगे जाके इस पर क्या कर जाती है, स्ट्राइक करती है, टकराती हैं। ये दोनों बॉडी इसमें टकराती है। अभी यहीं से बना लेते हैं। तो ये इससे जाके टकराई और टकराने के बाद हमने कहा m1 बॉडी इधर चली गई, कितनी वेलोसिटी से, हमने कहा v1 वेलोसिटी से, और m2 बॉडी इधर चली गई, कितनी वेलोसिटी से, v2 वेलोसिटी से। क्लियर है? तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये अब एक लीनियर वे में नहीं रहा, ये अलग अलग डायरेक्शन में चला गया। इसी को बोलते हैं कोलिजन इन 2 डायमेंशन, 2D। तो अब देखो, इस एंगल को हमने बोला θ1 और इस एंगल को हमने बोला θ2। ठीक है, तो क्योंकि हम इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं तो इलास्टिक कोलिजन में 2 केस हमने पढ़े। पहला केस हमने ये पढ़ा है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। कैसी रहेगी? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। दूसरा मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो दूसरा हमारा मोमेंटम रिमेन कंजर्व। क्लियर? तो यही दोनों कंडीशन यहाँ लगा देते हैं। अब हमें एक चीज़ यहाँ पे देखनी है। पहली चीज़ तो ये कि जो मोमेंटम है, मोमेंटम हमारी कैसी क्वांटिटी होता है, स्केलर या वेक्टर? स्केलर। ये देखो, मोमेंटम मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और एनर्जी कैसी क्वांटिटी है? एनर्जी स्केलर है। तो जब हम मोमेंटम की कैलकुलेशन करेंगे तो हमें डायरेक्शन भी साथ साथ लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम मोमेंटम को कंजर्व करते हैं। तो फर्स्ट केस में हम कर रहे हैं मोमेंटम यानी P किससे डिनोट करते हैं? P बिफोर कोलिजन बराबर होगा P आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो करो इसको बराबर। क्या करेंगे? मास इनटू वेलोसिटी। अब ध्यान से देखो, क्योंकि यहाँ 2 डायमेंशन आ चुकी हैं तो एक तो डायमेंशन हमारी यही वाली है, कौन सी वाली, x, और एक डायमेंशन कौन सी हमारी, y। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये जो वेलोसिटी है इसके भी 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। इधर की तरफ क्या होगा, v1 sin θ1, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा, v1 cos θ1। ऐसे ये जो v2 है इधर की तरफ, इसका x डायरेक्शन में क्या होगा, v2 cos θ2, और इधर की तरफ वेलोसिटी का क्या फैक्टर हो जाएगा, v2 sin θ2। ठीक है, 2 अलग अलग उसमें आ गए। साइन वाले y डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, कॉस वाले x डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो जब हम मोमेंटम को कंजर्व कर रहे हैं बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन, तो सबसे पहले इसे लेंगे इन x डायरेक्शन, इन x डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में देखो, इनिशियल क्या था, u1 हमारा x में ही था, तो हम क्या लिखेंगे, m1 u1 प्लस u2 0 था, तो ये तो 0 हो गया, तो यहाँ पे आगे लिखने की कुछ भी ज़रूरत है नहीं। इज़ इक्वल टू, अच्छा अगर यहाँ पे हो, अगर ये u2 वेलोसिटी से चल रहा है तो हम यहाँ पे u2 भी लिखेंगे। क्लियर?
इज इक्वल टू, अब हमें x को कंजर्व कर रहे हैं तो सिर्फ x वाले पार्ट को लेंगे, तो क्या लिखेंगे m1v1 cos θ1 प्लस m2v2 cos θ2। x डायरेक्शन में कंजर्व हो गया। अब करते हैं y डायरेक्शन में, तो इन y डायरेक्शन, y डायरेक्शन में क्या होगा, तो देखो बिफोर द कोलिजन y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी थी, ध्यान से देखो, बिफोर द कोलिजन y डायरेक्शन में कुछ जा रहा था, नहीं जा रहा था, तो जीरो। सही है, सिर्फ x में ही तो चल रही थी बॉडीज, y में चल ही नहीं रही। जब y में बॉडी चल नहीं रही तो बिफोर द कोलिजन y वाला तो हमारा कैसा है, जीरो है, इज इक्वल टू, इसमें क्या होगा m1v1 sin थीटा θ1, सही है, और ये नीचे है तो एक ऊपर वाला पॉजिटिव लिया तो नीचे वाला कैसा आएगा, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस m2v2 sin θ2। तो ये हमारी दूसरी कंडीशन आ गई। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या कंजर्व किया, मोमेंटम। ये इलास्टिक कोलिजन 2 डायमेंशन में हमने सबसे पहले मोमेंटम को कंजर्व किया है 2 डायमेंशन में। अब हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व। सही है, सेकंड पार्ट क्या रहता है हमारा, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो देखो बिफोर कोलिजन, अब काइनेटिक एनर्जी कोई वेक्टर तो है नहीं, तो इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हो जाएगा हाफ m1u1 स्क्वायर, u2 0, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0, अगर हो तो आप रखोगे, इज इक्वल टू, इसमें क्या होगा हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। इसमें कॉस साइन का कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती। तो ये हमारा क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो गई। तो ये था हमारा 2 डायमेंशनल कोलिजन। जब हम कोई न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे तो इन्हीं कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। देखो फिजिक्स में कभी भी फॉर्मूले मत रटा करो। अभी भी मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए थे क्लास में, तो बच्चे बोल रहे थे क्या फॉर्मूला लगाएं, याद नहीं है, पीछे से देख रहे हैं। अगर तुम्हें ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि भाई इलास्टिक कोलिजन है तो क्या क्या कंजर्व रहेगा, क्या क्या नहीं रहेगा, इन इलास्टिक है तो क्या कंजर्व रहेगा, तो बस तुम्हें वही चीज़ें इसमें लगा देनी है और तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये हमारा होता है इलास्टिक इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। अब इसके बाद एक टर्म आती है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें ये बताता है, जैसे अभी हमने बताया कि कोई इलास्टिक कोलिजन होता है, कोई इन इलास्टिक कोलिजन होता है। तो हमने जो 2 डेरिवेशन अभी तक निकाले हैं इलास्टिक इन इलास्टिक के 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन में, वो हम ये ध्यान में रख के निकालते हैं कि हमने परफेक्ट कंडीशंस ली हैं। एक में परफेक्ट इलास्टिक ली है, एक में परफेक्ट इन इलास्टिक ली है, लेकिन प्रैक्टिकली परफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करती है कंडीशन। यानी कि हमेशा मैंने बताया ना तो परफेक्ट इलास्टिक एग्जिस्टेंस में होगा, ना ही परफेक्ट इन इलास्टिक। हर बॉडी जब भी कोलाइड करेगी इन दोनों के बीच में उसकी कुछ वैल्यू आती है, यानी कुछ परसेंट हिस्सा इलास्टिक में जाता है, कुछ परसेंट हिस्सा इन इलास्टिक में जाता है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि कोलिजन जो है वो कितना इलास्टिक है और कितना इन इलास्टिक है। उसकी जो वैल्यू है वही हमें बताएगी। अगर उसकी वैल्यू 0 हुई तो हम ये कह सकते हैं कि ये कैसा है, इन इलास्टिक है, परफेक्ट इन इलास्टिक। और अगर 1 है तो ये परफेक्ट इन इलास्टिक है। सही है, 1 है तो परफेक्ट इलास्टिक, 0 है तो परफेक्ट इन इलास्टिक। तो इसकी वैल्यू जो एक्चुअल प्रैक्टिस में आती है 0 और 1 के बीच में कहीं रहती है, तो इलास्टिक परफेक्ट। ठीक है, ऐसा क्यों होगा तो उसको ज़रा देख लेना, पहले इस चीज़ को आप नोट कर लो। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, सही है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम ई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ई से। और ये हमें रेशियो बताता है किस किस का, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर द आफ्टर द कोलिजन
अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन। सही है, ये हमें रेशियो बताता है। तो जब हमने इलास्टिक कोलिजन पढ़ा था तो उसमें जो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में हमने कंडीशन निकाली थी और वो ये थी u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, यही निकाली थी। रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन। अगर हम इसको इसके नीचे ले आएँ v2 माइनस v1 अपॉन में u1 माइनस u2, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1 के। तो इसीलिए परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ही तो है, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन। तो ये परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। तो ये किसके बराबर हो गया 1, यानी इसमें ई जो आया हमारा किसके बराबर आया 1। अब परफेक्ट प्लास्टिक कोलिजन में बाद में जो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो कितनी हो जाती है 0, क्योंकि दोनों बॉडी क्या हो गई आपस में मर्ज हो गई, भाई मर्ज हो गई ना परफेक्ट इलास्टिक इन इलास्टिक में। तो परफेक्ट इन इलास्टिक के लिए फॉर परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन जब दोनों बॉडी हमारी मर्ज हो गई तो v2 माइनस v1 क्या हो गया 0। अब 0 में डिवाइड करोगे इसका तो क्या आएगा 0, तो E हमारा कैसा आ जाता है 0 आ जाता है। अब हमने ये भी पढ़ा है कि रियल प्रैक्टिस में ना तो परफेक्ट इलास्टिक होती है ना ही परफेक्ट इन इलास्टिक होती है। तो जो E की वैल्यू है ये 0 और 1 के बीच में वेरी करेगी। E जो है वो 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा, ठीक है। इससे हम पता लगा सकते हैं ई की वैल्यू से कि कोई भी दिया गया कोलिजन कितना % इलास्टिक है और कितना % इन इलास्टिक है, ठीक है, ये होता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो हमारा हो गया, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन तो पढ़ लिया। इसमें केस आता तुम्हारा, ये एक जर्नल सा केस है, इसको ज़रा हम देख लेंगे। इसमें हमने कहा कि 2 पेंडुलम हैं जो इस तरह से लगे हुए हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। इसका मास हमने m1 माना और इसका मास हमने माना m2, ठीक है। और ये अभी हमने ग्राउंड लेवल पे माना, यानी कि यहाँ पे जो है हमारी हाइट है कैसी 0 हाइट है, ओके। अब हमने इस 0 हाइट से इधर वाले पेंडुलम को ऊपर खींचा, इसको ऊपर खींचा। कितनी हाइट तक खींचा हमने कहा h हाइट तक खींचा। कितनी हाइट तक h। और ये दूसरा वाला पेंडुलम अभी हमारा यही है, ठीक है। हमने इसे ऊपर खींचा, ऊपर खींचने के बाद इसको हमने छोड़ दिया। तो जब हम इसे छोड़ देंगे तो ये जाके इससे टकराएगा। टकराने के बाद इसी ग्राउंड लेवल से ये वाला जो पेंडुलम है ये हमने कहा कितने हाइट पर ऊपर उठता है h2। कितनी हाइट तक h2 हाइट तक। और ये टकरा के वापस बैक रिकॉइल भी करेगा, ठीक है। अरे इधर ध्यान दो, शांत हो जाओ, इधर ध्यान दो। ये वापस से रिकॉइल करेगा और हमने कहा ये आ जाता है हमारा h1 हाइट तक। कहाँ आ जाता है h1 हाइट तक, सही है। तो अब इसमें अगर हमें इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो इसमें हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी तो चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमारा क्या था v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, यही तो था। अब जब हम इसको ऊपर खींचते हैं तो ये तो रेस्ट में ही रहता है। जब इसे ऊपर लेके गए h हाइट तक और यहाँ से हमने छोड़ा तो इनिशियल वेलोसिटी किसके पास आई, इस m1 के पास ही तो आई, m2 तो 0 ही है। तो इनिशियल में हम कहेंगे u1 ही है, u2 तो कैसा है 0 है। तो देखो कैसे निकालते हैं। जब इसे हमने h हाइट तक ऊपर उठाया तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी आई वो कितनी आई mgh या m1gh, ठीक है।
जब हम इसे छोड़ देते हैं और ये ग्राउंड जीरो पर पहुंचता है तो इसकी यही पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल जाती है? काइनेटिक एनर्जी में। सही है, m1। तो m1 से m1 कैंसिल, तो u1 इज इक्वल टू क्या हो गया? अंडर रूट में 2gh। सही है, क्योंकि ये h हाइट तक था। इससे हमें एक फॉर्मूला भी मिल जाता है वेलोसिटी का। तो ये जितनी हाइट तक जाते हैं वेलोसिटी उतनी रहेंगी, यानी कि ये जो m2 है इसके ये v2 कितना हो जाएगा? हमने कहा ये v2 वेलोसिटी से आगे बढ़ा, तो v2 कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 2gh2, क्योंकि h2 हाइट तक उठता है। और ये रिकॉयल होकर जब वापस आता है तो v1 कितना हो जाएगा? 2gh1। सही है, तो v2 आ गया, v1 आ गया, u1 आ गया। u2 तो ज़ीरो है ही, इसमें वैल्यू रख दो, तो ये कितना हो जाएगा? v2 कितना है हमारा? अंडर रूट में 2gh2। सही है, माइनस। अब देखो v1 वापस गया, v1 कहाँ गया? वापस। तो वेलोसिटी अगर ये इधर वाली पॉजिटिव है तो उधर वाली कैसी आएगी? नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अंडर रूट में कितना हो जाएगा? 2gh1। क्लियर? अपॉन में u2 तो ज़ीरो है, u1 कितना है? अंडर रूट में 2gh, 2g। तो 2g तो कट गए सब, कॉमन लेके क्या बचा? e इज इक्वल टू अंडर रूट में h2 प्लस रूट h1 अपॉन में रूट h। तो ऐसे हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकाल लेते हैं। फिर ये देखेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है e की। सही है, और उस e की जो वैल्यू से हम ये पता करेंगे कितना इलास्टिक कोलिजन हुआ और कितना इन इलास्टिक हुआ। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक के लिए इसलिए हो गई क्योंकि हमने जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था तो हमने जब उसे h हाइट तक उठाया तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी। जब वो ज़ीरो हाइट पर आ जाता है तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? तो ये भी जब h हाइट तक उठा के हमने छोड़ा और ये वापस से ग्राउंड लेवल पे वापस आके इससे टकराया। भाई अगर हम यहाँ बात करें तो ये टकराया भी तो होगा, इससे टकराया होगा, सॉरी। ठीक है, ये इससे टकराया होगा तो ये वापस से ग्राउंड जीरो पे आ गया ना, तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल गई? इस पॉइंट पे, काइनेटिक में। इसीलिए इसका mgh mv² के बराबर हो गया। ये चीज़ें ध्यान रखना, ये चीज़ें क्वेश्चन करते वक्त बहुत काम में आती हैं। ठीक है, अगर ज़ीरो है तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। सही है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।